हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो नाभिकीय विखंडन होता है वो किसके बम्बार्डन के कारण होता है, तो न्यूट्रॉन के बम्बार्डन के कारण होता है। तो यहाँ पर ट्रिगर क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये जो नाभिकीय विखंडन है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक पहला प्रकार है जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसे अनकंट्रोलेबल नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, जिसे हम लोग कंट्रोलेबल नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब ये जो कंट्रोलेबल नाभिकीय विखंडन है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है, तो ये परमाणु रिएक्टर में होता है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला परमाणु रिएक्टर जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों ये फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों अमेरिका फर्मी के द्वारा बनाया गया था। पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर बना था, तो USA अमेरिका में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो फर्मी के द्वारा बनाया गया था। अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों, तो इंडिया का पहला जो परमाणु रिएक्टर है वो उसका नाम है अप्सरा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो इसे भी ध्यान में रखें। पहला जो परमाणु रिएक्टर बना था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया, तो ये फर्मी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था। और इंडिया का पहला जो परमाणु रिएक्टर है दोस्तों ये अप्सरा है। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों, तो परमाणु रिएक्टर जहाँ पर हम लोग जो नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बेसिकली उसको हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है जो परमाणु विखंडन होता है ये दोस्तों एक चैन श्रृंखला होता है। ठीक है, ये जो परमाणु विखंडन होता है ये चैन श्रृंखला होता है, जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन टूटकर दो न्यूट्रॉन बनाता है, दो न्यूट्रॉन टूटकर तीन न्यूट्रॉन बनाता है। तो इस तरह से ये चैन श्रृंखला चलते रहता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अस्पताल में जो मंद निषेचक के रूप में दोस्तों हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, N2O को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग जो है लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मिल जाएगा कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो खुले में रखा हुआ कुछ दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण दोस्तों इसमें जो है लैक्टिक अम्ल आ जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण ही जो है दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। सूर्य में कौन सा तत्व जो सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो सूर्य में दोस्तों जो है सूर्य में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत दो ही तत्व है, एक तो हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया हीलियम। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर दोस्तों 75% होता है और हीलियम जो है ये 25% होता है। यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते थे। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर दोस्तों, यानी जो 4 हाइड्रोजन का परमाणु संलयनित होकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते। तो अगर पूछा जाए कि सूर्य में जो है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें जो है सूर्य में दोस्तों नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। इसमें जो 4 हाइड्रोजन का परमाणु संलयनित होकर एक हीलियम का परमाणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो है सूर्य में कितने % जो है हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन 75% होता है और हीलियम दोस्तों 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन से गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा गैस जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, तो आर्गन गैस को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्गन गैस किस तरह का गैस है दोस्तों, तो आर्गन एक तरह अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है। आर्गन कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। इसके अलावा आर्गन जो है वायुमंडल, हमारे जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा
सबसे मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा अक्रिय गैस है, तो ये आर्गन ही है। और उसके अलावा दोस्तों आर्गन का यूज कहाँ पर होता है, तो आर्गन का यूज जो है ये आपका टंगस्टन वाले बल्ब में यूज किया जाता है। टंगस्टन वाले बल्ब में जो है कौन सा गैस भरा होता है, तो आर्गन गैस भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो ये लेड पेंसिल है दोस्तों, ये इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों ग्रेफाइट पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो आपका किसका सुचालक होता है, तो ये आपका ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है आपका दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी जौ योग का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, सभी जीवों में जो है मूल रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जितने भी जीवित जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उसमें मूल रूप से क्या पाया जाएगा दोस्तों, तो कार्बन पाया जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए जो आपका जो जीवाश्म का जो आयु पता करने के लिए, जीवाश्म यानी फोसिल्स, जीवाश्म या फोसिल्स का जो आयु पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जीवाश्म, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों कि जीवाश्म का जो है आयु पता करने के लिए हम किस डेटिंग का यूज करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। वहीं अगर बात किया जाए पत्थर या पृथ्वी की जो है आयु को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो है ये आपका यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी या पत्थर स्टोन का जो है आयु पता करने के लिए, यानी कितने साल पुराना पत्थर है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। और जो फोसिल्स है उसमें, फोसिल्स यानी जिसमें कार्बन का तत्व है उसमें हम लोग जो है कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु जल यानी हेवी वाटर, भारी जल क्या है, तो भारी जल दोस्तों क्या है, तो ये हाइड्रोजन प्लस है, हेवी ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, D2O। ठीक है, D2O हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। तो ये यहाँ पर जो O हो गया ऑक्सीजन, ये D2 क्या है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक, ये जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक होता है H11, H21 और H31। तो H21 है, ये D2 है, इसे हम लोग ये क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है उससे ही जो है हेवी वाटर या भारी जल बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है रेडियो एक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में किसका पीएच मान जो है 7 होता है। ठीक है, ये कौन सा यहाँ पर जो है किसका पीएच मान 7 होगा, शुद्ध जल का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का या ARB दोनों का। तो क्षारीय का तो दोस्तों तो यहाँ पर जो पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो उदासीन विलयन और शुद्ध जल, ये दोनों का जो पीएच मान 7 के बराबर होगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों जो एसिड है, एसिड को कौन काटता है, तो बेस काटता है। तो एसिड को बेस काटेगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो बेस है उसको देखेंगे। तो नींबू का रस ये तो आपका एसिड है, सिरका ये भी एसिड है, बेकिंग सोडा है आपका बेस है। तो अधिक अम्लता के शिकार हो जाने के कारण हम किसका यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अम्लता के लिए एक और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये भी जो आपका एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो डॉल्फिन जो है ये किस वर्ग में आता है दोस्तों, तो डॉल्फिन को हम लोग स्तनपायी में रखते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो भारी जल का भी यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं और बेरिलियम का भी यूज करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यही मंदक जो है आपका किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, तो आपका जो न्यूट्रॉन है उसको कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन का जो चैन श्रृंखला होता है, तो ये न्यूट्रॉन के टूटने के बाद जो चैन श्रृंखला होता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये मंदक। अब मंदक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो भारी जल का भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट
फ्लोराइड का भी यूज करते हैं और बेरिलियम का भी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है इसका रासायनिक फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या है इसका, आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर होगी? तो न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? तो हमारे मस्तिष्क में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें जो पाया जाता है, तो उल्लू जो है रात में आसानी से किस वजह से उड़ सकते हैं? तो इसमें जो है रेटिना में केवल जो है शलाकाएँ हैं, तो ये रेटिना में शलाकाएँ का जो इंग्लिश होगा दोस्तों जो है ये इसे हम कहते हैं रोड सेल। ठीक है, आप लोगों को पता है जो आँख में दो तरह का सेल होता है, एक तो रोड सेल हो गया, एक दूसरा होता है कोन सेल। ठीक है, रोड सेल और कोन सेल। ये रोड सेल दोस्तों क्या करता है, तो ये जो है आपको धीमी रोशनी में देखने में हेल्प करता है। कौन? रोड सेल देखने में, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि रात्रि में आप किसके सहायता से देख पाते हैं? तो रोड सेल के सहायता से देख पाते हैं। और ये जो कोन सेल है ये दोस्तों आपको रंग देखने में हेल्प करता है। कोन सेल किसको देखने में हेल्प करता है? तो रंग को पहचानने या देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? तो ये तो अभी मैंने बता दिया, शलिकाएं यानी रोड सेल के द्वारा होगा। ठीक है, रोड सेल के द्वारा ही जो हम लोग रात्रि में जो है देख पाते हैं। ये पूरी तरह से नहीं देख पाते, बट जो हम लोग संवेदन कर सकते हैं कि आगे रास्ता है या नहीं, तो वो किसके वजह से? तो रोड सेल के वजह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस कारण होता है? तो रतौंधी आप लोगों को पता है किस कारण होता है दोस्तों? तो रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अब रतौंधी में क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग जो है रात में सही से देख नहीं पाते हैं, तो विटामिन ए के कारण होता है। अगर हम रात में सही से नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा रोड सेल में गड़बड़ी आ गया है। ठीक है, रोड सेल में गड़बड़ी हो गया है जिसके वजह से हम रात में सही तरह से नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो रतौंधी किस कारण होगा, तो विटामिन ए तो नहीं दिया हुआ है और इसमें रोड सेल भी नहीं दिया होता, यानी तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रतौंधी का कारण क्या है कि रोड सेल में खराबी हो जाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कौन सा जो है सहायक संवेदी अंग है? तो शारीरिक संतुलन किसके द्वारा बनता है दोस्तों? तो हमारे कान के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोग फंस जाइएगा। हमारा जो शरीर का बैलेंस है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो कान के द्वारा जो है हम लोग अपने शरीर को बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C12H22RO11 मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो ये तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता होगा, ये जो है शुगर यानी ग्लूकोज चीनी को हम लोग कहते हैं C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये तो मैंने अभी ऊपर में बताया, लाफिंग गैस या हास्य गैस इसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओन्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? तो ओन्यूरोलॉजी दोस्तों ये सपनों के अध्ययन से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विव नामकरण यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर का पिता किसे कहा जाता है? तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कार्ल लिनियर को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे ध्यान में रखें। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। उसके अलावा दोस्तों इन्हें जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी में कहते हैं। वर्गीकरण का जो है फादर किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण की फादर को भी हम लोग क्या कहते हैं? कार्ल लिनियस कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण का फादर किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दो ऑप्शन नज़र आ रहा है, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट हुक है, तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी में। तो चार्ल्स डार्विन, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो भी आपका CGL लेवल का एग्जाम होता है, SSC या रेलवे में, रेलवे NTPC या SSC CGL या बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, जो भी एग्जाम में देखिएगा ये चार्ल्स डार्विन का आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन नजर आएगा। तो चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और रॉबर्ट हुक कौन है दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक जो है आपका ये कोशिका का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। कोशिका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बाकी जो आप आइंस्टाइन के बारे में जान रहे हैं, फिजिक्स के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? तो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? तो लाइपेज का जो स्रवण होता है ये अग्नाशय के द्वारा होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइपेज का स्रवण किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। लाइपेज का काम क्या है दोस्तों? तो लाइपेज का जो काम है ये वसा को जो है फैटी एसिड है, ठीक है, वसा को ये किस में तोड़ देता है? तो वसा को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये याद रखिएगा, लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज सबसे पहले स्रवण कहाँ से होता है? तो लाइपेज का स्रवण जो है अग्नाशय से होता है। और लाइपेज का काम क्या है? तो ये वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रोक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका डैश के संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के का जो विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है दोस्तों? तो प्रोथ्रोम्बिन में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन ये सभी किस में हेल्प करते हैं? तो आपका जो रक्त का थक्का बनने में ये सारे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, विटामिन के का जो विशिष्ट भूमिका किस में है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। और विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन किस में हेल्प करता है? रक्त के थक्का बनने में, यानी जब आपका कट टूट जाता है तो वहाँ पर जो खून के स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो रक्त में अगर आरबीसी बढ़ जाता है तो उसे हम लोग पॉलीसेथेमिया कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो ये चारों ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इस बार कि रक्त में जो आरबीसी का मात्रा बढ़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसेथेमिया। अगर रक्त में डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, अगर रक्त में डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया क्या है कि डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर है, ठीक है। तो याद रखिए, आरबीसी बढ़ेगा तो पॉलीसेथेमिया और डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो ल्यूकीमिया। और ये हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? तो हीमोफीलिया एक तरह का जो ऐसा रोग है, ये एक तरह का आनुवांशिक रोग है जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। हीमोफीलिया के बारे में भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएगा। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? तो ये एक तरह का आनुवांशिक रोग है जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बनता। और ये किसके कारण होता है? तो ये फैक्टर 11, इसका कारक क्या? फैक्टर 11, ये याद रखिएगा, फैक्टर 11 नाम याद रखिए। हीमोफीलिया का कारक क्या है? फैक्टर 11। उसके बाद एनीमिया क्या है दोस्तों? तो एनीमिया आपका लौह की कमी से, आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप लोग इस सारे ऑप्शन को अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्ति डैश के कारण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का मुक्ति ये किसके कारण होता है? यानी जो ऑक्सीजन बनता है वो किसके कारण बनता है? तो पानी के फोटोलाइसिस के द्वारा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी दोस्तों हमारे शरीर को जो है संक्रमण से बचाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाना, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी, इसे महाधमनी या एरोटा कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये महाधमनी का ही इंग्लिश नाम है एरोटा, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है वो क्या है? तो एरोटा या महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी ये किसका अध्ययन है दोस्तों? तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत में कौन सा सबसे लंबा होता है? तो मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत में सबसे लंबा जो है ये दोस्तों छोटी आंत होगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का नाखून किसका बना होता है? तो मनुष्य का नाखून जो है ये केरोटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा दोस्तों कि मनुष्य का जो नाखून और दोस्तों जो आपका हेयर है, बाल, ये सभी में क्या पाया जाता है? तो केरोटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनियाँ रक्त ले जाती है जो भरा हुआ होता है। तो धमनी जो है दोस्तों ये कौन से रक्त का वाहक करती है? तो धमनी जो आपका दोस्तों ये शुद्ध रक्त का वाहन करती है। धमनी जो है शुद्ध रक्त का वाहन करती है। और शुद्ध रक्त में क्या होता है दोस्तों? तो आरबीसी प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड का जो वाहन किसके द्वारा किया जाता है? तो धमनी के द्वारा किया जाता है। तो ये किस में क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है धमनी जो है ये कौन से रक्त का वाहन करती है? तो ये शुद्ध रक्त का वाहन करती है जिसमें जो है ऑक्सीजन भरा होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए कौन सा धमनी जो है अशुद्ध रक्त को ले जाती है,
ये क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा। तो कौन सा जो है धमनी अशुद्ध रक्त का वाहन करती है, तो आपका इसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी। नाम याद रखिए, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त का वाहन करती है। उसके बाद जो है दोस्तों पूछा जाए सीरा, सीरा क्या करती है दोस्तों, तो सीरा जो है अशुद्ध रक्त का वाहन करती है। मेनली जो है सीरा किसका वाहन करती है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में क्या होगा, ब्लड प्लस CO2। अगर पूछा जाए कौन सा सीरा जो है शुद्ध रक्त का वाहन करती है, कौन सा सीरा जो है शुद्ध रक्त का वाहन करती है, तो शुद्ध रक्त का जो वाहन करती है दोस्तों ये फुफ्फुस सीरा है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले बात किया जाए दोस्तों धमनी का, तो धमनी में क्या होता है दोस्तों, तो धमनी जो है ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड का वाहन करती है, ठीक है। धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड का वाहन करती है। अगर बोला जाए कौन सा धमनी जो अशुद्ध रक्त का वाहन करती है, तो ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो है, इसमें मतलब जो ब्लड के साथ CO2 होगा। तो अगर पूछा जाए कौन सा धमनी जो है आपका अशुद्ध ब्लड का वाहन करती है, तो फुफ्फुस धमनी। उसके बाद बोला जाए सीरा, सीरा दोस्तों ये क्या करता है, सीरा जो है, सीरा आपका ये अशुद्ध रक्त का वाहन करती है, यानी CO2 युक्त जो है ब्लड होता है उसका वाहन करती है। अगर पूछा जाए कौन सा सीरा जो है शुद्ध रक्त का वाहन करती है, तो ये आपका फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा जो है आपका शुद्ध रक्त का वाहन करती थी। ये चारों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, धमनी आपका शुद्ध रक्त, आप सीरा आपका अशुद्ध रक्त। लेकिन अगर बोला जाए अशुद्ध रक्त का वाहन किस धमनी के द्वारा, तो फुफ्फुस धमनी, और शुद्ध रक्त का वाहन किस सीरा के द्वारा, तो फुफ्फुस सीरा का हम लोग दोस्तों पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज और ये सीरा वेन जोड़ दीजिएगा, पल्मोनरी वेन और आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आंखों में जो लेंस का है वो क्या, हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है वो उसका मुख्य कार्य क्या है, तो फोकल दूरी को बदलने में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारी आंखों का लेंस किसके भांति काम करता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस के भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो पेंसिलिन का आविष्कार दोस्तों ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी एग्जाम में CGL से लेकर रेलवे हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का अध्ययन को हम लोग दोस्तों भूविज्ञान कहते हैं, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो मानव शरीर में दोस्तों प्रोस्टेट एक तरह का क्या है, ग्लैंड है, यानी ग्रंथि है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडाशय में डिम के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन कौन सा है, तो अंडाशय में डिम के आरोपण के लिए उत्पादित जो हार्मोन है इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में RBC और WBC का अनुपात क्या है, तो मानव शरीर में RBC और WBC का जो अनुपात है वो दोस्तों 600:1 होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा मुख्य गैस जो है मुख्य गैस जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इसके लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि ये जो है दोस्तों हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो कोशिका 2 प्रकार का होता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन कौन सा, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो तो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें केंद्रक विकसित नहीं हो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका जो तो ये माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी जो कोशिका वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। याद रखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।